जब भी हम कोड लिखते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं जब सर्टेन कंडीशंस फुलफिल हों। तो इन डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम पीएचपी के अंदर अपने कोड में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। पीएचपी के अंदर डिफरेंट तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें अवेलेबल हैं, जिनमें इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट है और स्विच स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन की बात करते हैं। अगर एक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू हो गई है तो हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे एक किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका सिंटैक्स ये है कि आप इफ़ का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशन लिखेंगे एंड देन जो भी करली ब्रेसेस के अंदर इफ़ कंडीशन में कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। इसके बाद हमारे पास है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमें ये अलाउ करती है कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकें अगर कंडीशन ट्रू है, और इसमें हम कंडीशन ट्रू ना होने का अल्टरनेट भी बता देते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स पार्ट के अंदर उसका अल्टरनेट कोड लिख देते हैं। कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके सिंटेक्स में आप देख सकते हैं कि हमने इफ़ का कीवर्ड लिखा है, देन हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है और हमने इफ़ कंडीशन का ब्लॉक जो है वो बनाया है। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमने एल्स पोर्शन भी लिख दिया है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जो थर्ड हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ़ एल्स इफ। इसमें होता यह है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं और जैसे ही मल्टीपल कंडीशंस में से पहली कंडीशन ट्रू होती है तो उस ट्रू होने वाली कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इफ़ का कीवर्ड लिखा है और यहाँ पे हमने कंडीशन वन यूज़ की है, तो अगर कंडीशन वन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी जो भी पोर्शन है एल्स इफ और एल्स का वो इग्नोर कर दिया जाएगा। इसी तरह हमने जब दूसरी कंडीशन लिखने हैं तो हम एल्स इफ का कीवर्ड यूज करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन टू लिखेंगे। तो अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर यहाँ पर आएगा और कंडीशन टू को चेक करेगा। अगर कंडीशन टू चेक होगी तो कंडीशन टू वाले एल्स इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। हम मल्टीपल एल्स इफ पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं और आखिर में हम एल्स पार्ट लिखते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स में हम ये करते हैं कि एक इफ कंडीशन या एक एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इनर इफ कंडीशन यूज करते हैं, यानी हम किसी भी इफ और एल्स स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर एडिशनल कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक इफ़ कंडीशन यूज़ की है और उसके ब्लॉक के अंदर हमने एक इनर इफ़ कंडीशन लगाई है। तो जब तक इनर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जो एक्सटर्नल इफ़ कंडीशन है उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है या उसके ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो कोड जब ही एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों ट्रू होंगी। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब हम मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास तीन तरह के फेमस लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। इसका सिंटेक्स में आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि हमने एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है और उसके अंदर हमने दो कंडीशंस को कंबाइन किया है, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, और इनको हमने कंबाइन किया है एंड के लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। तो अब ये जो इफ स्टेटमेंट है इसका कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों ट्रू होंगे। अब ये जो एंड का ऑपरेटर है इसका मतलब है कि जब तक तमाम कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी इफ स्टेटमेंट का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह जब हम और का लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मल्टीपल कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो नॉट का ऑपरेटर है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट के ब्लॉक का। तो अब हम इन तमाम इफ स्टेटमेंट्स का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कोड एडिटर के अंदर। तो अब हम ब्राउज़र के अंदर इफ स्टेटमेंट्स का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दो वेरिएबल्स लूँगा, x जिसको वैल्यू मैं 10 असाइन करूँगा और वेरिएबल y को मैं 20 वैल्यू जो है वो असाइन करूँगा। अब इन दोनों का मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ तो मैं इफ़ स्टेटमेंट लिखूँगा इफ़ वेरिएबल x इज़ ग्रेटर देन y,
तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि कंडीशन इज़ ट्रू। तो अब हम इसको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देखें कि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, और जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसके अंदर जो इको स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो अगर हम इस कंडीशन को ट्रू करें तो अब आप देखें कि अब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। हमने कंडीशन चेंज की तो उसने मैसेज डिस्प्ले जो है वो कर दिया है, कंडीशन इज़ ट्रू। तो अभी जैसा कि हमारी कंडीशन फॉल्स हुई थी और कोई भी मैसेज जो था वो ब्राउज़र में नहीं आया था, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाए तो भी हम कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट करें, तो हम एल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स, यहाँ पे मैं सिंपल एक मैसेज इको करवाऊँगा, कंडीशन इज़ फॉल्स। अब हम इसको वैल्यूज़ को चेंज करते हैं थोड़ा सा। लेट्स से कि मैं इसको 5 कर देता हूँ। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। आप देखें कि एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो अगर मैं वैल्यू को दोबारा y की वैल्यू को इंक्रीज़ करूं तो अब देखें कि क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू थी तो जो इफ़ स्टेटमेंट का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और एल्स वाला जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा। तो अभी तो अब हम देखेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ स्कोर, और उसको मैं वैल्यू असाइन करूँगा 85। तो अब इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की मदद से मैं कंपैरिजन करूँगा इस स्कोर का, और मैं स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो प्रिंट करवाऊँगा ब्राउज़र के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन 80 देन प्रिंट द मैसेज ए ग्रेड। सिमिलरली अब मैं मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स इफ स्कोर इज़ ग्रेटर देन 70 देन द ग्रेड विल बी बी। इसी तरह मैं एक और एल्स इफ स्टेटमेंट लिखूँगा, इफ स्कोर इज़ ग्रेटर देन 60 देन it will be C grade, and if the score is greater than 50 then it will be D grade and else F grade। तो ब्राउज़र में अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज आ गया ए ग्रेड पे, क्योंकि पहली कंडीशन ही ट्रू हो चुकी है। तो बाकी जो एल्स इफ कंडीशंस हैं वो इग्नोर कर दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 65। तो अब आप देखें कि यहाँ पे मैसेज है सी ग्रेड, क्योंकि पहली इफ़ कंडीशन भी फॉल्स हो गई है और दूसरी एल्स इफ कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो जैसे ही तीसरी ट्रू हुई है तो उसने उसके अकॉर्डिंगली मैसेज प्रिंट करवा दिया, और बाकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को उसने इग्नोर कर दिया है। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 45 तो आप देखें एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है और सारी कंडीशंस जो है वो फॉल्स हो गई हैं। तो इस तरह से हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपने सिनेरियो के लिए। तो अब हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है एज जिसकी वैल्यू है 50, और हमने एक रेजिडेंट का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने वैल्यू यस असाइन की है। तो अब हम ये तय करना चाहते हैं कि क्या जो पर्सन है वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हमने इफ़ कंडीशन लगाई कि सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि उसकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 तभी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमने एक और अंदर इफ़ कंडीशन लगा दी है कि इफ़ रेजिडेंट इक्वल टू यस। तो अगर वो एज 18 से बड़ी भी है और वो अपने कंट्री के सिटीजन भी हैं देन ही मैसेज प्रिंट होगा एलिजिबल टू वोट। तो अगर हम इसको रन करें तो देख सकते हैं कि मैसेज आ गया एलिजिबल टू वोट, बिकॉज आउटर इफ कंडीशन भी ट्रू हुई है और इनर जो नेस्टेड इफ कंडीशन है वो भी ट्रू हुई है। तो अगर मैं रेजिडेंट को कर देता हूँ नो, तो अब हम इसको दोबारा रन करें तो अब आप देखें कि कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जो इनर इफ कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की भी बात की थी, तो इसी अगर सिनेरियो को मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए एक ही इफ कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखूँगा कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 एंड मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा और मैं कंपैरिजन करूँगा रेजिडेंट का, एंड इफ़ रेजिडेंट इक्वल टू यस। तो मैंने एक ही इफ कंडीशन के अंदर दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे इको एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे हम देखें कि अब इस मैसेज के प्रिंट होने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हों। अब हम इसको रन करते हैं
तो यहाँ पे कोई मैसेज भी जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि पहली कंडीशन जो है वो तो ट्रू हो रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है। अगर मैं इसको रेजिडेंट की वैल्यू को मैं यस कर देता हूँ, तो अब हम इसको ब्राउज़र में रन करेंगे तो आप देखें कि दोनों कंडीशंस ट्रू हुई हैं, तो एक तो जो मैसेज है वो प्रिंट आउट हो चुका है। तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं और का ऑपरेटर यूज़ करूँगा ये, और इस फॉर एग्जांपल मैं रेजिडेंट की वैल्यू को नो भी कर देता हूँ, तो अब ये जो हमारी कंडीशन है सेकंड कंडीशन ये फॉल्स होगी। बट स्टिल जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं कि मैसेज आ गया एलिजिबल टू वोट, बिकॉज और ऑपरेटर के साथ कंडीशन ये है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस को इफ स्टेटमेंट के अंदर यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन कर सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज़ करते हैं मल्टीपल कंपैरिजंस के लिए। तो अगर हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना है सेवरल वैल्यूज़ के साथ, मींस कंपेयर करना है, तो ये इस कंपैरिजन का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। तो इसको हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमने मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना हो, तो हम स्विच स्टेटमेंट फिर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कोड की रीडेबिलिटी है और मेंटेनेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ और इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो स्विच के कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल लिखते हैं जिसकी वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करना है। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम मल्टीपल केसेस डिफाइन कर देते हैं और हर केस के साथ वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर कर देते हैं। हर केस के अंदर जो है वो एक ब्रेक का कीवर्ड आता है और आखिर में हम एक डिफ़ॉल्ट कोड ब्लॉक जो है वो लिखते हैं। तो इसको और डिटेल में हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो स्विच स्टेटमेंट के साथ जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखी होती है वो एक दफ़ा इवेल्युएट होती है और इस एक्सप्रेशन को जो मल्टीपल केसेस हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर सिक्वेंशियली लिखे हुए हैं उनके साथ इसको कंपेयर किया जाता है। तो अगर किसी भी केस के साथ वेरिएबल की वैल्यू मैच कर जाती है तो वो पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट होता है। तो हर केस के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लाजमी लिखनी है ताकि जब उस केस का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए तो जो कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। वरना ये होगा ये अगर हम ब्रेक का कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो सारे केसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, जिसको हम फॉल थ्रू कहते हैं। और इन केस के अगर कोई केस भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर हम एल्स पार्ट लिखते हैं कि अगर कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं होती तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें इफ़ एल्स स्टेटमेंट के मुकाबले में, तो ये हमारे कोड की रीडेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमें एक क्लीन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जब हमने एक वेरिएबल की वैल्यू का कंपैरिजन करना होता है। इसके अलावा हमारे कोड की एफिशिएंसी को भी ये इंक्रीज़ करता है और कोड को मेंटेन करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आइए अब हम कोड एडिटर में चलते हैं और स्विच स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल एग्जांपल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब हमने कोड एडिटर को ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम एक सिनेरियो सपोज कर लेते हैं कि हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये बताना है कि वीक का स्टार्ट है या वीक का मिड है या हम वीकेंड पर हैं। तो लेट्स सपोज कि हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे डे, उसको हम वैल्यू असाइन करेंगे मंडे। तो अब हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट अपनी स्टार्ट करेंगे। स्विच स्टेटमेंट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल हम लिखते हैं और स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हम 3 केसेस डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज केस 1 हमारे पास है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू मंडे है तो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवा दिया जाए स्टार्ट ऑफ वीक। इसके बाद हम इस केस की ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके बाद हम दूसरा केस डिफाइन करेंगे कि लेट्स सपोज अगर वेरिएबल की वैल्यू वेडनेसडे है तो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवा दिया जाए मिड ऑफ वीक।
तो इस तरह हम इस केस की भी ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। और अब हम तीसरा केस डिफाइन करते हैं जो कि होगा लास्ट सैटरडे का डे, यानी एंड ऑफ वीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सैटरडे। अगर वेरिएबल की वैल्यू सैटरडे है तो वो मैसेज शो कर दे के एंड ऑफ वीक। और इसी तरह अब हम डिफ़ॉल्ट का कोड ब्लॉक भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ताकि अगर कोई केस भी एग्जीक्यूट ना हो तो डिफ़ॉल्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे हम सिंपली इको करवा देंगे नो केस ब्लॉक मैच्ड। तो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते देखते हैं ब्राउज़र में। इस कोड को मैं सेव करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इस कोड को मैंने जब ब्राउज़र में एग्जीक्यूट किया है तो जो हमारा पहला केस है वो एग्जीक्यूट हो गया है और बाकी केसेस और डिफ़ॉल्ट ब्लॉक इग्नोर हो गए हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डे की वैल्यू को करता हूँ वेडनेसडे। इसको सेव करने के बाद इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं देखें कि हमारा वेडनेसडे वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज के मैं वेरिएबल की वैल्यू कर देता हूँ संडे, और संडे जो है वो हमारे किसी भी केस में मौजूद नहीं है। तो अब हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि नो केस ब्लॉक मैच्ड। तो इस तरह से हम PHP के अंदर स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम PHP के एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर एक छोटी और स्मार्ट टेक्निक है जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिखने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि ये एक कंडीशन को चेक करता है और अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक वैल्यू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स होने की सूरत में दूसरी वैल्यू को रिटर्न करता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि पहले हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, आफ्टर दैट वी राइट द ट्रू वैल्यू एंड वी पुट कॉलन एंड देन वी राइट फॉल्स वैल्यू। तो इस तरह इस ऑपरेटर के तीन पार्ट्स हो गए, एक कंडीशन, एक ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू। तो अब ये टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग बिल्कुल सिंपल है। पहले कंडीशन चेक होती है, तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो पहली वैल्यू रिटर्न हो जाती है और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी वैल्यू रिटर्न होती है। तो यहाँ पे अगर अब हम कोड एडिटर में देखें कि एक सिंपल इफ़ कंडीशन हमने लिखी हुई है, इफ़ एल्स कंडीशन, एज का हम कंपैरिजन करें कि अगर एज 18 से ग्रेटर है या इक्वल है तो हम स्टेटस को अडल्ट के इक्विवेलेंट कर रहे हैं, अदरवाइज स्टेटस जो है वो माइनर के इक्विवेलेंट होगा। तो इसको हम अब टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपने देखना कि वो कैसे होगा। तो हम यहाँ पे स्टेटस का वेरिएबल लेंगे और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। जो कंडीशन पार्ट है पहले वो लिखेंगे, एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम वैल्यू रिटर्न करवाएंगे अडल्ट, जो कि कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में रिटर्न की जाएगी। इसके बाद हमने लगाना है कॉलन, और अब हम यहाँ पे कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में वैल्यू लिखेंगे जो कि होगी माइनर, एंड फाइनली आवर सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में हमने इफ़ एल्स कंडीशन को टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो टर्नरी ऑपरेटर की मदद से हमारे जो लाइंस ऑफ कोड हैं वो कम हो जाती हैं और कोड की रीडेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो लेट्स सपोज के अब हम इसको इको भी करवा देते हैं स्क्रीन के ऊपर और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाह रहे। तो इसको अब हम ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। तो अब आप ब्राउज़र में देख सकते हैं कि कंडीशन ट्रू हुई है तो अडल्ट वैल्यू रिटर्न हुई और स्टेटस के अंदर अडल्ट सेव हो गया है। तो लेट्स सपोज कि हम एज की वैल्यू को 20 करते हैं तो कंडीशन अब फॉल्स होगी। तो लेट्स सपोज कि अब हम एज की वैल्यू को 17 करते हैं तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो टर्नरी ऑपरेटर का फॉल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा और स्टेटस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे माइनर आपको शो हो रही है। इस टॉपिक में हम PHP लूप्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हम वाइल और डू वाइल लूप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। जब भी हमने प्रोग्रामिंग के अंदर एक काम को मल्टीपल टाइम्स करना होता है या बार बार एक ही काम को हमने परफॉर्म करना है तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं।
PHP के अंदर हम 4 तरीक़ों से लूप्स को यूज़ कर सकते हैं, मींस के 4 तरह के लूप्स PHP के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ while loop, द सेकंड वन इज़ do while loop, थर्ड वन इज़ for loop एंड द लास्ट वन इज़ for each loop। तो आज हम सिर्फ while और do while loops पर फोकस करेंगे। सो व्हाट इज़ while loop? while loop को हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि लूप ने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होना है। मीन्स के while लूप पहले कंडीशन चेक करता है और अगर कंडीशन ट्रू हो तो कोड एग्जीक्यूट होता है। तो जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी while लूप का कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो while लूप अपनी एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि while का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं और करली ब्रेसेस के अंदर हम while लूप का कोड लिखते हैं। तो अगर कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो गई है तो लूप शुरू ही नहीं होगा। तो इसी तरह जब हम डू वाइल लूप को देखते हैं तो डू वाइल लूप भी वाइल लूप की तरह है, लेकिन इसमें पहले कोड एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम भी फॉल्स है तो भी लूप एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। इसमें पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स अगर आप देखें तो सबसे पहले हम डू का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम डू वाइल लूप का जो कोड है वो लिखते हैं और एंड पे हम वाइल के कीवर्ड के साथ वो कंडीशन लिखते हैं जिसकी बेस पर डू वाइल लूप ने एग्जीक्यूट होना है। तो डू वाइल लूप का फ़ायदा यह है कि एक दफ़ा कोड लाजमी रन होगा, नो मैटर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स इन द फर्स्ट आइटरेशन। तो इन दोनों लूप्स के अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो वाइल लूप के अंदर कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले चेक की जाती है और डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। वाइल लूप जो है वो एटलीस्ट एक मरतबा भी रन नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स है, और डू वाइल लूप एक मरतबा एटलीस्ट रन लाजमी होगा। तो अगर एक मरतबा आपने लाजमी लूप को एग्जीक्यूट करवाना है तो आप डू वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स है और एक मरतबा भी लूप एग्जीक्यूट ना हो तो आप वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कॉमन यूज़ केसेस की ही बात करें तो वाइल लूप को आप जब इस्तेमाल करेंगे जब आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस अननोन हो, यानी आप को एडवांस में ये ना पता हो कि लूप ने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटाबेस से डाटा रीड करना है तो आप वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि डेटाबेस की कितनी रोज़ का डाटा आपने फेच करके अपनी वेबसाइट पर शो करवाना है। इसी तरह अगर आप की वेबसाइट के अंदर कोई यूज़र एक्शन रिक्वायर्ड है और वो मल्टीपल टाइम्स यूज़र एक्शन आपने परफॉर्म करवाना है तो आप वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह डू वाइल लूप के ये कॉमन यूज़ केसेस की बात करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट के जो मेन्यूज़ शो करवाते हैं तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट एक मरतबा आपने मेन्यू को शो करवाना है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यूज़र एटलीस्ट एक मरतबा जो है वो करेक्ट इनपुट एंटर करे वेबसाइट के अंदर तो भी आप डू वाइल लूप को यूज़ करेंगे। तो अब हम कोड एडिटर में इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम वाइल लूप की एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सपोज़ कि हम 1 से लेके 5 तक नंबर्स जो हैं वो अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम वाइल लूप के थ्रू ये काम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल आई डिक्लेयर करेंगे जिसको हम 1 की वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम अपने वाइल लूप को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वाइल का कीवर्ड लिखेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। तो कंडीशन ये है कि आई की वैल्यू अगर 5 के इक्वल है या 5 से छोटी वैल्यू है तो आई की वैल्यू प्रिंट कर दी जाए। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आई इज लेस और इक्वल टू 5। उसके बाद हम करली ब्रेसेस लगा देंगे जिसके अंदर हम वाइल लूप का कोड लिखेंगे जो हम कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू को सिंपली इको करवा देंगे। तो हम लिखेंगे इको आई, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन के अंदर हर वैल्यू आए तो उसके लिए हम ब्रेक का टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जब भी आपने लूप को नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट लाजमी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इस कोड को जब हमने ब्राउज़र में एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 5 तक नंबर्स जो हैं वो वाइल लूप की मदद से हमने प्रिंट करवा लिए। तो अब हम इसकी एग्जीक्यूशन को एक दफ़ा ड्राई रन कर लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट किस तरह से होता है।
तो जब i की वैल्यू 1 है वहाँ से हमारा लूप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है कि i जो है वो 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और जब भी लूप एग्जीक्यूट होगा तो हर आइट्रेशन में i की वैल्यू को हम 1 के साथ इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब ये लूप 5 मरतबा एग्जीक्यूट हो जाएगा और i की वैल्यू जो है वो जब 6 हो जाएगी तो लूप जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। तो अब हम डू वाइल लूप के थ्रू हम सेम काम करके देखेंगे कि हम 5 नंबर्स को डू वाइल लूप के ज़रिए प्रिंट करवा के देखते हैं। तो इसका तरीका भी वही होगा कि हम i एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको 1 के साथ इनिशियलाइज करवाएंगे। उसके बाद डू का कीवर्ड लिख के हम करली ब्रेसेस लगा देंगे और लूप की बॉडी का कोड लिखेंगे, और आखिर में हम वाइल का कीवर्ड लिखेंगे और कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे। लेट्स से i इज लेस और इक्वल टू 5। तो लूप के अंदर हम सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, यानी हम i की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं और i की वैल्यू में हम 1 का इंक्रीमेंट भी कर देंगे। तो जो काम हमने वाइल लूप के थ्रू किया था उसी काम को हम डू वाइल लूप में इस तरह से करेंगे। तो इस सेव करने के बाद ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सेम आउटपुट जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि हम इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, यानी हम यहाँ पे कंडीशन यूज़ करते हैं कि i की वैल्यू अगर 5 से बड़ी है या 5 के इक्वल है तो ही ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो फिर आप देखें कि इसका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे इसको हम दोबारा से यहाँ पे रन करें तो देखें लूप एक मरतबा लाजमी एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि i की वैल्यू शुरू में 1 थी और उसने i की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया और i में 1 का इंक्रीमेंट भी कर दिया, और जब कंडीशन चेक की तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, लेकिन एक मरतबा ये लूप लाजमी एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरह से आपको वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर फ़र्क जो है वो वाज़ेह हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने वाइल और डू वाइल लूप को स्टडी किया था। तो वाइल और डू वाइल लूप को हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें लूप की नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बारे में पता नहीं होता। तो वाइल और डू वाइल लूप जब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो फॉर लूप को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें लूप की नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बारे में पता होता है कि लूप ने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होना है। तो अगर हमने किसी भी टास्क को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है तो हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो फॉर का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम इसके 3 पार्ट्स मेंशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आ जाती है, उसके बाद कंडीशन आ जाती है और थर्ड नंबर पे इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट है, और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम फॉर लूप की बॉडी का कोड लिखते हैं। तो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती फॉर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट आ जाता है, जहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं जो कि लूप की स्टार्टिंग वैल्यू कहलाती है कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है। तो हम वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं ताकि लूप स्टार्ट हो सके। उसके बाद आपकी कंडीशन आ जाती है। तो लूप तब ही रन होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। तो थर्ड नंबर पे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे वेरिएबल की वैल्यू में या तो इंक्रीमेंट किया जाएगा या डिक्रीमेंट किया जाएगा हर आइट्रेशन के बाद। तो यही प्रोसेस स्टेप नंबर 2 से स्टेप 4 तक रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अब हम कोड एडिटर के अंदर प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब हम कोड एडिटर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे हम फॉर लूप की मदद से 5 नंबर्स को प्रिंट करवा के देखेंगे। सबसे पहले मैं फॉर का कीवर्ड लिखूंगा और उसके बाद मैं स्मॉल ब्रैकेट्स लगाऊंगा और फॉर लूप की बॉडी के लिए मैं करली ब्रेसेस को यूज़ करूंगा। तो फॉर लूप के अंदर सबसे पहले मैं वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करूंगा। लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता हूं i, जिसको मैं 1 के साथ इनिशियलाइज करवा देता हूं। उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे और अब हमारी कंडीशन आ जाएगी जिसकी बेस पे फॉर लूप ने एग्जीक्यूट होना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं कि वेरिएबल i इज़ लेस और इक्वल टू 5। तो जब तक i की वैल्यू 5 के बराबर है या 5 से छोटी है तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट पार्ट आ जाता है। तो चूंकि हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम i की वैल्यू में सिंपली इंक्रीमेंट करवा देंगे और इसकी बॉडी के अंदर हम सिंपली i की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इको वेरिएबल i और हम साथ ही ब्रेक का टैग यूज़ करेंगे ताकि हर नंबर जो है वो नई लाइन के अंदर आ जाए।
तो अब हम इसको सेव करते हैं। तो जब हम ब्राउज़र में इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फॉर लूप की मदद से हमने 5 नंबर्स को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा लिया। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से हम 10 नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कंडीशन में 5 को 10 के साथ रिप्लेस करेंगे और कोड को हम जब रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 10 नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। तो फॉर लूप के अंदर हमें एडवांस में ही पता है कि लूप ने 10 मरतबा एग्जीक्यूट होना है। अब हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करवा के देखते हैं आई की वैल्यू को, और नंबर्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम आई को 10 के साथ इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे हम कंडीशन में चेंज करेंगे जब तक आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है तब तक नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएं। तो इसको सेव करने के बाद अगर इसको ब्राउज़र में रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि फॉर लूप के अंदर हमने कंडीशन में चेंज किया और डिक्रीमेंट को यूज़ किया, तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस तरह से आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों सिनेरियोज फॉर लूप के कवर कर लिए। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी सिनेरियोज आते हैं जब हम फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप भी लिख सकते हैं। तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप्स को हम जब यूज़ करते हैं जब हमने एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाना होता है। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन टेबल इसके एक एग्जांपल है कि अगर हमने किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है तो हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करेंगे, या अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ग्रिड की फॉर्म में डाटा को शो करवाना है तो हम नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जांपल भी दी गई है नेस्टेड फॉर लूप की। इसमें 2 फॉर लूप्स हैं। जो आपका पहला लूप है वो आई की वैल्यू को कंट्रोल करेगा और जो दूसरा फॉर लूप है वो वेरिएबल जे को कंट्रोल करता है। तो इस एग्जांपल में हर आई की वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप जे की वैल्यूज को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू 1 है तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे 1 से 3 तक चलेगा। फिर इसी तरह जब आई की वैल्यू 2 होगी फिर दोबारा जे जो है वो 1 से 3 तक चलेगा। ऐसे ही जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे जो है वो दोबारा 1 से 3 तक एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह ये लूप एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाता है जो 1 से 3 तक के नंबर्स की आउटपुट को शो करता है। इसको हम ब्राउज़र में इसकी आउटपुट को देखते हैं। तो ब्राउज़र में आप देख सकते हैं कि आपके सामने टेबल जो है हमने प्रिंट करवाया है। जैसे कि सबसे पहले हमने 1 का टेबल प्रिंट करवाया 3 तक, एंड उसके बाद हमने 2 का टेबल प्रिंट करवाया 3 तक, एंड सिमिलरली 3 का टेबल हमने 3 तक प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे 1 है और 2 है ये और 3 है, ये सारी आई की वैल्यूज़ हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल के राइट साइड पे वैल्यूज है जैसे ये वाला 1 और 2 और 3 ये जे की वैल्यूज। तो हर आई की वैल्यू के लिए जो इनर लूप है जिसमें हमने वेरिएबल जे डिक्लेयर किया है वो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। तो अगर हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करें तो फॉर लूप इज बेस्ट फॉर सिचुएशंस वेयर द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज नॉन। तो फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट्स हमने देखे कि वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करवाते हैं, उसके बाद कंडीशन हम लिखते हैं, और फाइनली हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट लिखते हैं जिसमें वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट किया जाता है। तो फॉर लूप्स के ज़रिए हम टेबल्स बना सकते हैं और ग्रिड स्ट्रक्चर्स में अपना डाटा शो कर सकते हैं, या अरेज अगर हमने यूज़ करनी है तो उनकी वैल्यूज़ के ऊपर भी हम फॉर लूप की मदद से आइटरेट कर सकते हैं। तो आने वाले टॉपिक्स में हम फॉर लूप का इस्तेमाल जो है वो अरे के ऊपर भी हम देखेंगे। पिछले टॉपिक्स में हमने लूप्स को डिस्कस किया था कि लूप्स को हम यूज़ करते हैं रेपिटेटिव टास्क्स के लिए, यानी वो टास्क्स जो हमने बार बार परफॉर्म करने हैं तो उनके लिए हम लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जिनमें हमें लूप की कंप्लीट एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी हमें कुछ कंडीशंस के बेस पर कभी लूप की किसी पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करना पड़ता है, या कभी कभार हमें लूप की एग्जीक्यूशन को ही स्टॉप करना पड़ता है। तो ऐसे सिनेरियोज के लिए हम PHP में ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम के फ्लो को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है लूप की एग्जीक्यूशन को फ़ौरन बंद कर देना। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट वाली कंडीशन ट्रू होगी लूप अपनी एग्जीक्यूशन वहीं पर रोक देगा और जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा और लूप के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट को हम लूप्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट में भी आपने इसका इस्तेमाल देखा था। तो जब हम लूप्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो हम इफ़ कंडीशन के साथ ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो एक एग्जांपल अब हम डिस्कस कर लेते हैं
तो अभी कोड एडिटर के अंदर आपके सामने एक वाइल लूप लिखा हुआ है जो आई की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। आई की वैल्यू को हमने 0 के साथ इनिशियलाइज़ किया है, तो ये आई की वैल्यू को 0 से 9 तक प्रिंट करवा रहा है, जैसा कि आप यहाँ इसकी आउटपुट ब्राउज़र में भी देख सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ आई की वैल्यू 0 से लेकर सिर्फ 4 तक प्रिंट हो, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5 देन ब्रेक द लूप। सिंपली हम ब्रेक का कीवर्ड लिखेंगे और हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक सिंपल इको स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि लूप टर्मिनेटेड। तो अब आप देख सकते हैं ब्राउज़र में भी कि आई की वैल्यू सिर्फ 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हुई है। जैसे ही आई की वैल्यू 5 के बराबर होती है तो लूप अपनी एग्जीक्यूशन बंद कर देता है, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की है और बाकी की जो 5 आइट्रेशंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर इस इको स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र हो गया है और लूप टर्मिनेटेड का मैसेज हमने प्रिंट करवा दिया है। तो अब एक दूसरी एग्जांपल आपके सामने स्विच स्टेटमेंट की मैंने ओपन की है कि आप पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि डे की वैल्यू को हमने वेडनेसडे के साथ इनिशियलाइज़ करवाया है, तो यहाँ पे सिर्फ वेडनेसडे वाला केस ही स्विच स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट होगा और बाकी जो केसेस हैं वो स्किप कर दिए जाएंगे। तो अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी केस के साथ इस्तेमाल ना करें तो स्विच के सारे केसेस ही एग्जीक्यूट होंगे और स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का जो हमारा पर्पज़ है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट को आपने लूप के अंदर भी देख लिया और आपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी इसका इस्तेमाल देख लिया। अब हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का काम होता है किसी भी करंट आइट्रेशन को स्किप करना। तो ये पूरे लूप की एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करते, सिर्फ करंट आइट्रेशन को स्किप करती है और नेक्स्ट आइट्रेशन पर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। इसकी भी हम कोड एडिटर के अंदर एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर अब आपके सामने एक फॉर लूप लिखा हुआ है जो आई के वैल्यू को 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करवा रहा है। तो इस फॉर लूप के अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ऑड नंबर्स ही प्रिंट हों तो हम यहाँ पे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन में लिखते हैं इफ़ आई रिमाइंडर 2 इज़ इक्वल टू 0। अगर आई का रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो उस आइट्रेशन को स्किप कर दिया जाए। सिंपली हम यहाँ पे कॉन्टिन्यू का कीवर्ड लिखेंगे। तो जब भी आई की वैल्यू, आई का रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा तो लूप की वो आइट्रेशन स्किप कर दी जाएगी और नेक्स्ट आइट्रेशन पे कंट्रोल चला जाएगा और आई की जो ऑड वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आई की सिर्फ ऑड वैल्यूज़ ही प्रिंट हुई हैं। जब भी आई की वैल्यू इवन होगी तो लूप की वो आइट्रेशन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की वजह से स्किप हो जाएगी। तो इस तरह से हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए किसी भी लूप की आइट्रेशन को स्किप कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें ब्रेक और कॉन्टिन्यू की, तो ब्रेक स्टेटमेंट पूरे लूप की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करती है और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लूप की करंट आइट्रेशन को स्किप करती है। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपने जब इस्तेमाल करनी है जब आपने किसी कंडीशन पर लूप से बाहर निकलना हो, और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे जब किसी स्पेशल केस को इग्नोर करके आप अगला स्टेप चलाना चाहते हो। तो अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ की बात करें तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को हम डाटा वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसा कि हम वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड्स के इनपुट यूज़र से हम कलेक्ट करते हैं। तो अगर किसी करेक्ट में डाटा इनकम्प्लीट है या गलत डाटा यूज़र ने इनपुट किया तो हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को स्किप कर सकते हैं और अगले रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर सर्चिंग की फंक्शनैलिटी इंक्लूड की है तो हमारे पास बहुत सारा डाटा है जिसमें से हम एक पर्टिकुलर डाटा आइटम को सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं कि जब हमें वो पर्टिकुलर डाटा आइटम मिल जाए तो बाकी रिकॉर्ड्स के ऊपर सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म ना किया जाए, तो इससे हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। इसी तरह हम डाटा की फ़िल्ट्रेशन के लिए कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस चाहिए जिनका रिकॉर्ड 75% से ज़्यादा है और बाकी सबको स्किप कर दिया जाए, तो इसके लिए हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास एरर हैंडलिंग। इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे कि अगर किसी लूप के अंदर कोई एरर आ जाता है और हमने लूप की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है तो आप ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करके उस लूप को स्टॉप कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे अरेज के बारे में कि PHP के अंदर हम अरेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अरेज को समझने के लिए पहले हम एक सिनेरियो को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a और उसको वैल्यू मैंने 10 असाइन कर दी है।
अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कर सकूँ, लेट्स सपोज 10, 20, 30, तो अगर मैं इस तरह करता हूँ PHP के अंदर तो यहाँ पर मुझे एरर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के अंदर हम एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं इसी काम को कोटेशंस के अंदर करने की कोशिश करता हूँ, लाइक 10, 20, 30, तो ये तरीका भी गलत है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग बन गया है, इसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर रहे। तो इस इशू को हैंडल करने के लिए हमारे पास अरे डाटा टाइप एग्जिस्ट करती है, जिसको यूज़ करते हुए हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं अरे का कीवर्ड लिखूंगा और उस अरे के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकता हूँ, लाइक 10, 20, 30। तो इस तरह से PHP के अंदर हम एक वेरिएबल में अरे की मदद से मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो अरेज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अरे इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। इसका मतलब ये है कि अरे के अंदर जो वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल पहले पहली वैल्यू आएगी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। यानी हम कह सकते हैं कि अरे का डाटा कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होता है, और जिन मेमोरी सेल्स के अंदर अरे का डाटा स्टोर होता है वो मेमोरी सेल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं मेमोरी के अंदर। तो अरे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको 10 डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल स्टोर करनी हो तो आपको 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन अरे के थ्रू आप सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर वो सब वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। अरेज हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम अपने डाटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। अरे की वैल्यूज़ को हम आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं और उन पर कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो नंबर्स हों, स्ट्रिंग्स हों या किसी भी टाइप का डाटा हो, उस पर हम इजीली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम अरे की टाइप्स की बात करें तो 3 तरह की अरे की टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं PHP के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स्ड अरेज हमारे पास हैं, उसके बाद एसोसिएटिव अरेज आ जाती हैं और लास्ट में हमारे पास हैं मल्टी डायमेंशनल अरेज। तो अगर हम इंडेक्स्ड अरेज की बात करें तो इंडेक्स्ड अरेज के अंदर हर वैल्यू को एक इंडेक्स नंबर असाइन कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इंडेक्स्ड अरेज जो है वो न्यूमेरिक इंडेक्सेस इस्तेमाल करती हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसी इंडेक्स नंबर को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी अरे की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अरेज के अंदर जो भी एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होते हैं। मीन के फॉर एग्जांपल सबसे पहले 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू स्टोर होगी, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू स्टोर होगी, इसी तरह ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो अगर हमने इंडेक्स्ड अरेज को क्रिएट करना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम अरे कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर भी हम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे कोड एडिटर के अंदर। तो जब हमने एक अरे एक दफ़ा क्रिएट कर ली है तो उसके अंदर हम बाद में भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपने एक मरतबा एक अरे क्रिएट कर ली है तो उसके अंदर आप एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। आप लेटर ऑन प्रोग्राम के अंदर किसी भी वक्त अरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने एक इंडेक्स्ड अरे क्रिएट कर ली है और हम उसके एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि हम अरे का नाम लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उस इंडेक्स नंबर को मेंशन करेंगे जिसकी वैल्यू को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडेक्सेस जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको एग्जांपल लिखी हुई है कि नंबर्स एक अरे है और उसके इंडेक्स नंबर 2 को हमने एक्सेस किया है, तो इंडेक्स नंबर 2 पर जो भी नंबर्स के अंदर अरे की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कोड एडिटर के अंदर। तो जैसा कि हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि इंडेक्स्ड अरेज को हम दो तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला तरीका यानी अरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक अरे क्रिएट करूँगा जिसका नाम है नंबर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अरे का कीवर्ड और ब्रैकेट्स के अंदर मैं इस अरे की वैल्यूज़ को मेंशन कर दूंगा। तो इस तरह से नंबर्स की अरे के अंदर मैंने 3 इंटीजर्स को स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू 10 है उसका इंडेक्स नंबर है 0, वैल्यू 20 का इंडेक्स नंबर होगा 1 और वैल्यू 30 का इंडेक्स नंबर होगा 2। तो अगर मैं नंबर्स अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ और उनको स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा इको नंबर्स
और जैसा कि आपको बताया गया था, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप इंडेक्स नंबर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अरे के इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू है वो हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवा दी। इसी तरह अगर मैं अरे के इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू मौजूद है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर 20 आउटपुट जो है वो आ जाएगी। अरेज को क्रिएट करने का दूसरा तरीका ये था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी हम वैल्यूज को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा तरीका भी अब आपके सामने लिख देता हूँ स्क्रीन पर। तो देखें, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं और उनके अंदर वैल्यूज को मैंने लिख दिया। तो इस तरह से भी हम इंडेक्स अरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे भी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो PHP के अंदर इंडेक्स अरेज के अंदर हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी हमने सारी वैल्यूज जो है वो इंटीजर स्टोर की हैं। हम अरे के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ 10 और इसको भी अगर मैं एक्सेस करूँ तो ब्राउज़र पे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने वैल्यू 10 आ गई है। तो अब हम अगर ये चाहते हैं कि हम पूरी अरे को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए PHP के अंदर एक खास फंक्शन यूज होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंट आर फंक्शन। तो अब हम प्रिंट आर फंक्शन के थ्रू पूरी अरे को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट अंडरस्कोर आर और इस फंक्शन के अंदर आप नंबर्स की अरे को एज पैरामीटर पास कर देंगे। इसको सेव करने के बाद जब आप इसको ब्राउज़र पे रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी अरे जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो चुकी है। 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू मौजूद है, 1 इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि 10 है। इसी तरह अरे के 2 इंडेक्स पे 30 वैल्यू जो है वो मौजूद है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपने अरेज के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह सीखा होगा कि किस तरह से हम अरेज को क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स्ड अरे के अंदर हम किस तरह डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए अरे क्रिएट कर सकते हैं और अरे के एलिमेंट्स को हमने एक्सेस करना सीखा। और इसी तरह अगर पूरी अरे हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है तो हम प्रिंट आर का फंक्शन यूज़ करेंगे।